बीपीएससी स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पेपर 11 जून 2026 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी स्टेनोग्राफर 11 जून 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए कि बीपीएससी 2026 में अब किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। खास करके जो 72वीं बीपीएससी वाले हैं और बीपीएससी एईडीओ वाले हैं और साथ ही साथ जो टीआरई 4 वाले हैं, वो लोग भी देख लीजिए कि बीपीएससी अब किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 150 प्रश्न है और हम लोग जीएस वाला जो पोर्शन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जीएस का जो सेक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से कवर करेंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है और देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया है। पढ़िए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। और ये पहला एग्ज़ाम हुआ है जिसमें ऑप्शन ई का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रयास नहीं किया गया, जो बीपीएससी ने बताया था ऑप्शन ई। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए कौन सा इसमें से जो है युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से आपका देखेंगे अमेजन बेसिन जो है ना, अमेजन बेसिन, ये आपका कौन सा इसमें से सही सुमेलित हो जाएगा। तो ये उष्णकटिबंधीय भूमध्यरेखीय वर्षा वन है, यानी कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिएगा अगला हम देख लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विस्तृत प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा सर्वाधिक अनुकूल है। सभी ऑप्शन आप देखेंगे। ठीक है, छोटा कर दे रहा हूँ ताकि और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब ऑप्शन ई तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखिए विस्तृत प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए गर्म उथला यानी कि कम गहरा, ठीक है ना, स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाशयुक्त समुद्र जल यानी कि खारा जल, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है हमारा, कथन देकर के पूछा गया है ज़्यादातर। देखिए कथन है कि उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्रायः मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है और कारण कह रहा है कि ये क्षेत्र प्रायः ठंडी महासागरीय धाराओं तथा उपोष्ण उच्च वायु दाब पीटियों की अवरोही वायु से प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सत्य है कि उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्रायः मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये क्षेत्र प्रायः ठंडी महासागरीय धाराओं तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों की अवरोही वायु से प्रवाहित होती है। ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन मतलब कहने का मतलब है कथन भी सही है और रीजन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। देख लीजिए बड़ा हार्ड प्रश्न ये लग रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए एक तरफ स्थल रूप दिया गया है और उनकी प्रमुख यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है। देखिए फ्योर्ड जो है ना, फ्योर्ड, तो फ्योर्ड कैसा है, ये ग्लेशियर हिमनद इसी के द्वारा निर्मित एक प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो यहाँ पर देखिए हिमनदीय अपरदन से हुआ है, डेल्टा नदी के विक्षेपण से, उसके बाद यारडांग पवन अपरदन से और एटोल प्रवाल वृद्धि से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये मतलब एक अगर इसमें से आप पकड़ लेंगे ना तो आपका सारा बन जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, थोड़ा और छोटा कर दूं, हाँ पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम दर्शाता है। भारत का भौतिक यानी कि भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हिमालय, दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तरी भारत का मैदान। तो देखिए उत्तरी मैदान, ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, मध्य और दक्षिण भारत में फैला एक विस्तृत और पुराना त्रिभुजाकार पठारी हिस्सा। फिर आपका आ जाएगा तटीय मैदान। फिर आपका द्वीप समूह आ जाता है। तो यहाँ पर द्वीप समूह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट अगर रहेगा तो आप द्वीप समूह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में काली मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है।
तो देखिए काली मिट्टी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टानों यानी कि बेसाल्ट और गर्म शुष्क जलवायु उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिए बेसाल्टिक लावा चट्टानों का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जिसको कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ई तो आपको पता ही है, ठीक है ना। कह रहा है कि हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करता है क्योंकि, बताइए। तो देखिए ये एक तरह का जलवायु विभाजक यानी कि क्लाइमेट डिवाइड और रक्षक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं को भारत में आने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को रोक करके भारी वर्षा कर लाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य एशिया की मतलब ठंडी मध्य एशिया हवाओं को भारत से स्वतंत्र रूप से प्रवेश से रोक देता है और क्या करता है कि मानसूनी हवाओं को रोक करके भारी वर्षा कर लाता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः डेल्टा बनाती है क्योंकि, तो देखिए पूर्व वाहिनी यानी कि पूरब की ओर बहने वाली, ठीक है ना, पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं क्योंकि वह अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद बहा करके लाती हैं। वे अपेक्षाकृत मन ढाल पर होती हैं और बंगाल की खाड़ी के निकट अवसादों का निक्षेपण करती हैं, अपने साथ ये अवसाद लेकर के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल्की ढाल होता है तो यहाँ पर देखिए मंद ढाल, मंद मतलब हल्का। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें। हाँ ये देखिएगा कि, एक मिनट रुक जाइए, पूर्वी भारत में यहाँ पर देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग के संकेंद्रण को निम्नलिखित में से कौन सही रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए लौह अयस्क कोयला, जल संसाधन और परिवहन नेटवर्क की निकटता, ठीक है ना, वहाँ पर समुद्र वगैरह है तो परिवहन नेटवर्क का भी एक तरह से बहुत अच्छा यहाँ पर उपलब्धता है। उसके बाद देखिए भारतीय मानसून के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। देख सकते हैं ये कथन देकर के पूछा गया है, लंबा लंबा प्रश्न है, एक बार आप धैर्यपूर्वक पैटर्न देख लीजिए। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट के साथ भारी वर्षा कराती है, बिल्कुल यह सही कथन है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट से टकरा करके पूरे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में भारी वर्षा कराती है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्वी भारत और गंगा के मैदान में वर्षा का योगदान देती है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः पंजाब और हरियाणा में प्रमुख शीतकालीन वर्षा लाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है, देखिए पंजाब और हरियाणा में शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसके कारण नहीं होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर सैयद अली के अलीगढ़ कॉलेज को यानी कि सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, वहीं पूछा गया है कि डेविड लेलीवेल्ड ने इस तरह से बताया है। जो सर सैयद खान का अलीगढ़ कॉलेज है, डेविड लेलीवेल्ड ने कैसा बताया है, तो इन्होंने बताया हुआ है किस तरह से, प्रोफाउंडली पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस, यह स्पष्ट लिखा गया है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो एक गहन राजनीतिक उद्यम, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए यही स्टेटमेंट में बोला हूँ ना कि ये प्रोफाउंडली पॉलिटिकल एंटरप्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना की लेखिका कौन है। ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। इसको लिखा है ताराबाई सिंधे ने। किसने? ताराबाई सिंधे ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है ना, ये सत्याग्रह और अनुशासन, पूर्ण स्वतंत्रता, युद्ध का विरोध, इन सब पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें से दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रयासों में बिहारियों की जिम्मेदारी साझा करने की ज़रूरत। अब ये तो उतना उचित नहीं लग रहा है। ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग, ये भी नहीं लग रहा है। औपनिवेशिक शासन के कारण के रूप में बिहारियों का पिछड़ापन, ये भी नहीं है। गांधीवादी सिद्धांतों को अस्वीकार करना, ये भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने अभी आपको बताया ना
कि युद्ध का विरोध किया था, उस उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था, सत्याग्रह और अहिंसा, ये सब इनका उसमें मेन मोटो था। ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में भारत को शामिल करने का भी पुरजोर विरोध किया था। तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आयोग क्या इसका आंसर देता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, देखिए कि मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने 13 से 14 अप्रैल 1940 को अपना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। तो एक मुस्लिम लीग का एक शाखा था, उस समय 1940 में उसका एक आयोजन हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए मुजफ्फरपुर तो दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसमें भी क्या आंसर देता है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिले तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना लीजिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1886 वाला दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो बस A का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A का 4। इसी प्रकार से अब आप मिला लेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, A का 4 हो जाएगा यानी कि दादा भाई नौरोजी। फिर इधर से मैं मिला देता हूँ। फिर आपका हो जाएगा B का 3, देखिए दिया गया तो इलाहाबाद का जॉर्ज यूल। ठीक है। और उसके बाद देखिए C का 2 हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1890, C का 2 फिरोज शाह मेहता, और मद्रास अधिवेशन 1898 का आनंद मोहन बोस। तो मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाला लाजपत राय का कथन दिया गया है और एक अजीत सिंह का कथन दिया गया, और पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है, मतलब दिए गए कथनों में कितने सही हैं। ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने अपने देशवासियों को याद दिलाया था कि सरकारी अधिकारी हमारी सेवा करने के लिए होते हैं, हम पर शासन करने के लिए नहीं। जेलों और मौत से मत डरो, मतलब जेल जाने से और मौत से मत डरो, ये कथन लाला लाजपत राय का है। ठीक है। और अजीत सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया था कि भारत में 30 करोड़ भारतीय 1.5 लाख अंग्रेजों को उनको बंदूकों के बावजूद आसानी से हरा सकते हैं। ये भी बिल्कुल अजीत सिंह ने कहा था। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा गया है। हाँ, ये देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम जो था, जिसको कि पंजाब भूमि अलगाव हस्तांतरण अधिनियम कहा जाता है, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1900 में ये पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? 1900 में। ठीक है। अच्छा, नील विद्रोह जो हुआ था, नील किसान विद्रोह बंगाल में 1859, देखिए कैंडिडेट ने भी लिखा हुआ है। और दक्कन दंगा 1875 और संथाल विद्रोह 1855-56। ठीक है। तो ये आप इजीली आप इसको क्रम से लगा लीजिए। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919 का अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पर 4 कथन दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सब दिख रहा है आपको। कह रहा है कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था। ठीक है। ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन विधानसभा, बिल्कुल दोनों सही है। और राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 जो थे निर्वाचित थे और 26 जो थे ये मनोनीत थे, ये भी सही है। चौथा में झोल झाल है, विधानसभा में 135 सदस्य थे, नहीं विधानसभा में जो थे, जो निचला सदन था, ठीक है, इसमें 145 सदस्य थे। तो पहले तो यही गलत हो गया। ठीक है ना, 135 नहीं 145। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1800 के दशक की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति को 1857 के बाद से सबसे खतरनाक स्थिति में से एक माना जाता है। 1880 के दशक में बहुत सारे वहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं स्थापित होती हैं। इसी दरमियान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी आगमन होता है। 1885 में महंगी विदेश नीति के फैसलों की एक श्रृंखला ने भारतीय वित्तीय भार को बदतर किया और राष्ट्रवादी गुस्से को बढ़ावा दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी आगमन हुआ। तो इस तरह से आपका दोनों कथन सही है और बिल्कुल आर जो है ना ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मजदूरों की हड़तालों के बारे में इन कथनों पर विचार करें, और पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ना सारे के सारे सही दिए गए हैं। खड़गपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ 1927 में हड़ताल किया था, बिल्कुल। जनवरी से जुलाई 1928 तक लिलुआ रेल वर्कशॉप में हड़ताल हुई थी, सब बंगाल की घटना है। 1928 में चेंगेल और बोरिया में जूट मिलों में हड़तालें हुई थी, ये भी बंगाल की घटना सही है। और अप्रैल से अक्टूबर 1928 तक बॉम्बे कपड़ा मजदूर की हड़ताल हुई थी, ये भी सही है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये पूरा सन और याद रखिएगा कि कब कहाँ पर कौन सी मजदूर संबंधी हड़ताल हुई थी। ठीक है,
1927, 28, ये 2 साल है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सभी सही हैं इसमें से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ में कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 55 में शुरू किया गया था और ये 1952 में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1952 में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किसका खतरा बताया गया था? तो खतरा ये जाति और पक्षपात का बताया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले पंचायती राज जो संस्था थी उनकी स्थापना किन राज्यों में किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किया था? तो ये अशोक मेहता समिति था। जिला स्तर पर जिला परिषद और गांव के समूह स्तर पर मंडल पंचायत का। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा गया है कि संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये आप भी जानते हैं, राष्ट्रपति में होती है ना। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? तो यह अनुच्छेद 85 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किसके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये आप भी जानते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित तालिका पर विचार करिए। ठीक है ना, राज्यसभा की, और कौन सा इसमें से राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित है? तो अगर राज्यसभा की विशेष शक्तियों से हम बात करते हैं तो देखिए एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरे तरफ प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 239 49 249 ये संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, बिल्कुल, राष्ट्रहित में कानून बनाने का अधिकार भी है। और 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, 368 संविधान संशोधन। तो ये जो है ना, ये तीनों जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित है। 1, 2, 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 और 368 राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, जबकि ये आर्टिकल 75 देख रहे हैं, ये लोकसभा के प्रति जो है उनकी जो आपका केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद का गठन है और उनकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी है, उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा गया, ये हाँ अंग्रेजी में क्वेश्चन है ना। देखिए ये आपका पूछा गया है बिहार के मतलब इकोनॉमिक सर्वे से है शायद, है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट फॉर 2026-27 इज टारगेटेड एट 3% ऑफ GSDP और दिस इज लोअर देन द एक्चुअल्स फॉर 2024-25 4.2% ऑफ GSDP। ये भी सही है और आपका ये भी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये पूछा गया है कि 7 निश्चय योजना जो है शुरू किया हुआ है कब? यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो ये 2025-30। ठीक है, चलिए ये भी आपका देख सकते हैं, ये भी आपका न महिला जो 10,000 रुपया दिया गया ना जीविका के लिए, वहीं से प्रश्न पूछा है कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। इसके बारे में पूछा गया है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका प्रदान करना था। सही है, और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक ही महिला को वित्तीय सहायता दिया गया था। ठीक है, और ये 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया प्रारंभिक अनुदान दिया गया था, ये भी ठीक है। और उद्यम शुरू करने पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, 2 लाख तक का, है ना। 2 लाख कहा था, तो 1, 2, 3 इसमें से आपका सही है ना, 1, 2, 3। चलिए उसके बाद देखिएगा ये क्या कर रहा है, हाँ राष्ट्रीय आयोजन समिति है। ठीक है ना, कह रहा है कि 1938 के आयोजना के सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिश दिया था। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा था कि राज्य के सभी प्रमुख उद्योग और सेवाओं, खनिज संसाधन और जन उपयोगी सेवाओं को अपने स्वामित्व और नियंत्रण रखना, और समिति का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को दोगुना करना था। दोनों आपका यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का अवधारणा स्वीकार करती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, है ना। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थापित किया था? तो ये आपका दूसरा जो था ना, दूसरा वो आपका सही था। यहाँ पर आपका दूसरा जो दिया हुआ ना, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो 1956 से 61 तक चला था।
चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में निम्न में से कौन सा प्लान प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सर्वोदय प्लान था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सी योजना को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, जो 78 से 83 तक था रोलिंग प्लान, 1978 से 83 यहाँ लिखा भी गया है। देखिए किताब है ये द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, 2026 का मार्क लंटन हिस्ट्री प्राइज किसे दिया गया है। बुक याद रखिएगा, द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए 2026 का मार्क लंटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया है किसको, तो विलियम डेलरिम्पल को। यहाँ पर देखिए विलियम डेलरिम्पल को दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है टोटल कितनी महिलाओं को, 19 महिलाओं को किया गया है, ठीक है ना। और टोटल जो है कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को, है ना, पद्मश्री दिया गया। तो 5 3 8 3 11 1 1 2 1 3 और 131 टोटल लोगों को दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्या प्रश्न पूछा गया है कि जल विज्ञान नीति कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िए, कि विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इनका नाम है प्रोफेसर कावे हेमदानी। यहाँ पर देखिए कावे हेमदानी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसको मार्च 2026 में एमएसएमई उत्पादकों की सहायता से संशोधित किया गया और उसका प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है। तो ये संस्था कौन सी है, तो ये संस्था है, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2026 में देवी केलबाई का प्रारंभिक पेठ, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है PETH, पेठ उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया। तो ये गोवा में मनाया गया पेठ उत्सव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में घोषित किया हुआ है। तो इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना को तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है अपने बजट में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कार्बन बाज़ारों पर यानी कि कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है प्रकृति 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या और पूछा गया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में 81वें स्टाफ कोर्स समारोह को 22 मार्च एवं 24 मार्च 2026 के मध्य किसने संबोधित किया था। तो ये संबोधित किया था चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख ने, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, तो वेलिंगटन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2026 में TV9 नेटवर्क समिट इंडिया एवं द वर्ल्ड को किसने संबोधित करके कहा, यह नया भारत है और यह अपने विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये नरेंद्र मोदी जी का है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये भी देखिए, अब जो एक्स पर जो लोग पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं ना ट्वीट वगैरह, ये भी अब पूछ लिया गया। देखिए मार्च 2026 में एक्स पर किसने लिखा था, माँ कात्यायनी को वंदन, दिव्यता तथा पराक्रम की अधिष्ठात्री देवी माँ की कृपा से उनके सभी भक्तों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, ठीक है ना, मार्च 2026 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कमरा गर्म हो जाता है, ये बीपीएससी ने पहले भी पूछा था। तो देखिए कमरा जो है ये गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए उसके बाद देखिएगा दो कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है अभी कथन और यहाँ पर कारण। देखिए कह रहे कि दो क्षण चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जब उन्हें समान ध्रुवों के साथ एक दूसरे के पास लाया जाता है। समान ध्रुव विकर्षित करेंगे, अलग अलग ध्रुव आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ ये सही है। तो केवल आपका कारण सही दिया गया है, ठीक है ना।
अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होता है ये कुचालक होता है ना, ऊष्मा के खराब चालक होता है। देखिए निम्नलिखित पिंडों पर विचार करें और उनके परिमाण के अनुसार हल्के से भारी में व्यवस्थित करिए। हल्का से भारी में, तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो 1 में 1 3 4 2 दिया गया है ना, 1 3 4 2। अब देखिए 1 3 4 और 2। अब देखिए परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कर रहा है कि हल्के से भारी है ना, हल्के से भारी। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? उसके बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस का पदार्थ का द्रव्यमान, और सबसे भारी है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान। तो इसमें से आपका दूसरा जो है ना लास्ट में है, तो आप इसी से पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसमें केवल दूसरा लास्ट में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा ग्रीन हाउस प्रवाह पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं? तो गर्म करते हैं। देखिए गर्म रखता है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, रात में गर्म रखता है। अच्छा, दूरी का यूनिट दिया गया है और उनको जो है ना बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। किस क्रम में? तो बड़े से छोटे यानी कि घटते क्रम में। तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। मिलीमीटर 1 नंबर पर आ गया, फिर आपका माइक्रोमीटर 2 नंबर पर आ गया, फिर आपका हो गया नैनोमीटर 3 नंबर पर आ गया, और फिर आपका पिकोमीटर आ गया 4 नंबर पे। तो इसको अब आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा को जो है ना मैकेनिकल में भी परिवर्तित किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल में भी। तो दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक उपकरण किसी भौतिक राशि का मान मापता है जो उसके वास्तविक मान के बहुत निकट होता है। इस कथन को क्या कहा जाता है? तो बहुत निकट होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सटीकता। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सटीकता बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को पढ़ें ध्यानपूर्वक और बताना है कि आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि द्रव्यमान एक धनात्मक राशि है। बिल्कुल, द्रव्यमान जो होता है ना यह हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान न तो ऋणात्मक हो सकता है और न ही शून्य हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द्रव्यमान दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, ये गलत दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ए और बी सही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा है कि घरेलू विद्युत उपकरण, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कथन दे करके पूछा है। घरेलू विद्युत उपकरण जो 3 पिन वाले सॉकेट पर काम करता है, शीर्ष पिन अगर हटा लिया जाए तो भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि शीर्ष पिन जो होता है उसमें का तीसरा पिन केवल सुरक्षा उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो और व्याख्या भी कर रहा है ये, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक जैव अणु, अलग अलग पढ़िएगा, जैव अणु साइनोकोबालामिन किस विटामिन और किस धातु का आयन से संबंधित? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए और देखिएगा साइंस का और भी प्रश्न है। अब देखिए औषधीय उपचार के अनुरूप दी गई औषधियों का सही संगति क्या है? सही संगति मिला करके इसमें से बताना है। कह रहा है कि के और टी, मतलब इसके के का मिलान टी के साथ हो सकता है क्या है? के का मिलान टी के साथ। एनाल्जेसिक है क्या? नॉरेथिस्टेरोन नहीं है ये। इसमें से जो आपका करेक्ट होगा ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें से आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, ये जो है ना एक तरह का ट्रैंक्विलाइज़र है। ये क्या है? ये एक तरह का ट्रैंक्विलाइज़र है। तो आपका क्यू और एल जो है इसमें से आपका सही हो जाएगा, यानी कि एल और क्यू ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेकेलाइट एक ठोस मौस द्रव बहुलक को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बेकेलाइट को जो है ना ये आपका हो जाएगा नेवलक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करके, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेवलक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो यह क्रॉस लिंकिंग यानी कि क्रॉस लिंकिंग से गुजरता है और इसके परिणाम स्वरूप एक कठोर, अघुलनशील और इनफ्यूजिबल जो आपका ठोस होता है वो प्राप्त होता है, जिसको कि
बैकेलाइट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो कथन है ना, यहाँ पर देखिए मेथियोनिन और लाइजिन, मेथियोनिन और लाइजिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेथियोनिन और लाइजिन कह रहा है कि ना ये गंधक युक्त अमीनो अम्ल हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए मेथियोनिन और लाइजिन ये क्या हैं, ये आपके गलत दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका हिस्टीन और प्रोलिन ये भी गलत दिया गया है। सिस्टीन और मेथियोनिन गंधक युक्त अमीनो अम्ल है, ये दोनों जो है ना यही गंधक युक्त अमीनो अम्ल हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा मेथियोनिन और सिस्टीन। तो यहाँ पर देखिए मेथियोनिन है और यहाँ पर सिस्टीन है, यही दोनों जो होते हैं ये गंधक युक्त अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो कथन सी सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी भी गलत है, कथन ए भी गलत है, कथन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए फ्रियोन के बारे में क्या सही नहीं है। फ्रियोन आसानी से द्रवीभूत होने वाला गैस है, बिल्कुल। मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक है, ये भी सही है। और यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है, नहीं फ्रियोन जो होता है ना ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल गैस भी होते हैं, तो ये वाला सही नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा है इसमें से जल में न्यूनतम विलेय है। तो इसमें से न्यूनतम विलेय जो जल में ना है ये LiF है, लिथियम फ्लोराइड, ये पानी में सबसे कम विलेय है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अम्लीकृत क्या लिखा है परमैंगनेट विनियन ऑक्सीलेट को किस में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो इसको किया जाता है CO2 में, ठीक है ना, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना साइंस में पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं ओवरऑल क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये बिल्कुल आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना ये आपके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है इसका। तो इस तरह से देखिए इस तरह के प्रश्न है, संसार में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। तो हमने तो 36 पढ़ा हुआ है बट ऑप्शन में 36 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है बढ़ गया हो इधर। तो 38 के साथ जाएंगे, 34 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से जो है ना कैनाबिनोइड्स नहीं है। तो चरस, गांजा, हीरोइन ये सब हशीश वगैरह यहाँ पर दिया गया है, हशीश नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए विथड्रॉल सिंड्रोम, इस तरह से अंग्रेजी में लिखा जाता है DRAWL, विथड्रॉल सिंड्रोम अंग्रेजी में देख लीजिए आप एक बार यहाँ पर ये क्या है। तो विथड्रॉल सिंड्रोम जो होता है ना ये दरअसल क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा नशा करिएगा, ठीक है ना, और उसको छोड़ दीजिएगा ना तो एकाएक आपका शरीर जो है ना उसको अडेप्ट नहीं करता है। कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक लक्षणों का वह समूह है जो किसी व्यक्ति द्वारा शराब, निकोटीन, नशीली दवाई, कुछ दवाओं को सेवन अचानक बंद कर देने से या कम करने पर उत्पन्न होता है, उसी को बोला जाता है ये विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए किसमें बिना निषेचन का फल विकसित होता है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, अगला प्रश्न क्या है इसमें से, एक मिनट रुकिए यहाँ पर देखिए। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा 150 प्रश्न इसमें जैसे कि मैंने बताया है। अब ये देखिए प्रोथीरिया, यूथीरिया ये सब पूछा गया। प्रोथीरिया का उदाहरण क्या है। तो प्रोथीरिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रोथीरिया में आपका प्लाटीपस और एक्डिना आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मेटाथीरिया में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मेटाथीरिया में आपका आ जाता है क्या, तो इसमें कंगारू वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेटाथीरिया में कंगारू है और यूथेरिया में जो होता है ना मानव आता है, ठीक है, यूथेरिया में मानव आता है। तो यहाँ पर मेटाथीरिया मानव, ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इसमें से देख लीजिएगा कि रोगी में मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी, ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है। सामान्य कमजोरी, तो ये कौन सी विटामिन की कमी हो रहा है इसमें, तो विटामिन सी है, ठीक है। ये सब आपका पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं ये साइंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका
141 से, है ना। यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन और थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में रीजनिंग था, ठीक है। तो ये सब देखिए आपका दिया गया है। फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा।